नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी विधा के बारे में, गद्य की विधा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जानते भी हो, आपने पढ़ा भी है और उस दृश्य को देखा भी है। अगर कहीं पर आपने नाटक के रूप में उसे देखा भी है, टीवी में, टेलीविज़न वगैरह में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कहानी की। कहानी क्या है, उसके तत्व किस प्रकार के हैं, किस प्रकार उनके तत्वों के आधार पर उस कहानी की हम एक रचना कर सकते हैं जो एक पूर्ण रूप से कहानी का रूप ले सके। दोस्तों, जब से मनुष्य पैदा हुआ है और मनुष्य के अंदर संचार होने वाली भावनाएं, संवेदनाएं और उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता जब से उसने पाई है, तब से ये दौर चला आ रहा है। जब 5 लोग बैठते हैं तो कोई न कोई चर्चा शुरू कर देते हैं, किसी पुरानी बातों को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो जिस तरह, जिस लहजे में अपनी बात को पूरी करते हैं, वो अपने आप में एक कहानी है। सवाल यह है कि उन्हें उन तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होती कि कहानी के कौन कौन से तत्व पूरे होते हैं, तब जाकर के कहानी का रूप बनता है। लेकिन उनकी भाषा शैली इस तरह की होती है कि जन सामान्य की भाषा में वो अपनी बात को इस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि लोग उन बातों को पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, किस संदर्भ में बात कर रहा है, कहने का उसका क्या उद्देश्य है। तो ये सारा का सारा समझाना एक कहानी का मूल उद्देश्य होता है। प्रेमचंद कहानी के बारे में कहते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मूल उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब एक ही भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी एक ऐसी विधा है जो एक बार जब शुरू होती है तो वो अंत तक पहुंच करके ही रुकती है। जीवन के कोई एक मनोभाव को, जीवन के कोई एक चरित्र को, जीवन के कोई एक गुण को कहानी में लिया जाता है और उस एक गुण को या एक आधार को पूरा करना उस कहानी का मूल उद्देश्य होता है। कहानी संक्षिप्त होती है, इसलिए संपूर्ण जीवन की सारी जानकारियां प्राप्त करना कहानी के अंदर संभव नहीं है। ये एक ऐसी विधा है जिसको शुरू करके अंत तक पहुंचाया जा सकता है, जाया जाता है। अब हम इसके कहानी के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिन तत्वों से मिलकर के कहानी पूर्ण रूप से बनती है। हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, मैं उस कहानी के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं शुद्ध भाषा में, जिसे आप समझ सकें। आप एक फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं और एक टीवी में एक नाटक देखते हैं। जब पिक्चर आप देखते हैं तो पिक्चर 3 घंटे की होती है और 3 घंटे में अनेकों दृश्य आते हैं, अनेकों पात्र आते हैं, अनेकों बातें कही जाती है। और जब एक टीवी के किसी एक एपिसोड को आप देखते हैं, वो एपिसोड 20 से 25 मिनट का होता है और उसके अंदर किसी एक भाव को व्यक्त किया जाता है। आप उस एपिसोड को कहानी मान सकते हैं और उस पिक्चर को जो 3 घंटे की है उसको उपन्यास मान सकते हैं। ये एक सीधी सीधी भाषा में सीधी सीधी इसका मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम आते हैं इनके तत्वों के बारे में कि कहानी के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिन तत्वों से मिलकर के कहानी का पूर्ण रूप उभर करके सामने आता है। सबसे पहले हम लेते हैं शीर्षक को। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में सबसे पहले उसके शीर्षक को देखते हैं
और उस शीर्षक से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कहानी किस तरह की होगी। तो कहानी का शीर्षक इस तरह होना चाहिए कि उस शीर्षक में संपूर्ण कहानी कहीं न कहीं समाहित होनी चाहिए। शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में उस कहानी की एक रूपरेखा अंतःकरण में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि लेखक किस बात को लेकर के चर्चा करने जा रहा है। शीर्षक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें वस्तु निर्देशात्मक भी है, चरित्र निर्देशात्मक होता है, कार्य व्यापार शोधक होता है, भावाभिव्यंजक होता है, व्यंजनात्मक होता है, प्रकृति बोधक होता है, धर्म स्थल बोधक होता है और रूढ़ि बोधक। ये इसके शीर्षक के रूपांतर हैं जो लेखक जिस एक चीज को लेकर के उस कहानी की रचना करता है, उस एक रूप को पूर्ण स्पष्ट करने के लिए उस शीर्षक का चयन करता है। अगर किसी चरित्र का उद्घाटन लेखक करना चाहता है तो वहां पर शीर्षक चरित्र बोधक होगा। अगर आप प्रकृति के किसी रूप का रूपांतर करना चाहता है तो प्रकृति बोधक होगा। अगर किसी गूढ़ बात को व्यंग के द्वारा समझाना चाहता है तो व्यंजनात्मक होगा। और किसी एक वातावरण को स्पष्ट करना चाहता है तो कार्य व्यापार शोधक होगा। तो इस प्रकार इसके अनेक रूप हैं। अब ये लेखक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी कहानी को किस मोड़ पर ले जा रहा है, उसका शीर्षक किस आधार पर वो व्यक्त कर रहा है। शीर्षक बड़ा नहीं होना चाहिए, 2-3 शब्दों का शीर्षक होना चाहिए, लघुता उसके अंदर होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि वो संपूर्ण कहानी को प्रदर्शित कर सके अपने 2-3 शब्दों के अंदर, आकर्षकता होनी चाहिए। पाठक जैसे ही कहानी के शीर्षक को पढ़े, जिज्ञासा का भाव पाठक के हृदय के अंदर मौजूद हो और उसके अंदर एक ललक जागृत हो कि लेखक कोई विशेष बात कहने जा रहा, तो वो जिज्ञासा, आकर्षकता उसके अंदर शीर्षक के अंदर मौजूद होनी चाहिए। नवीनता होनी चाहिए, अर्थपूर्णता उसके अंदर प्रकट होनी चाहिए। अर्थ, कहानी का उद्देश्य जो उसके अंदर छिपा हुआ है, जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो भाव कहीं कहीं उस शीर्षक में छिपा होना चाहिए। विषयानुकूल, जिस चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है लेखक, उस विषय के अनुकूल ही उसके शीर्षक का चयन होना चाहिए। तो इस प्रकार कहानी का शीर्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है उस कहानी को पढ़ने के लिए, उस कहानी की रोचकता को प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा इसका तत्व हम लेते हैं कथावस्तु। कथावस्तु, जिस प्रकार आपका शरीर है और उस शरीर में जैसे हड्डियों का ढांचा है, दोस्तों, शरीर में हड्डियों के ढांचे की तरह ही कथानक होता है। वो कथानक पूरी कहानी को बनाता है, उस कहानी रूपी शरीर का निर्माण करता है। हड्डियों के ढांचे से, उस कथानक से उस कहानी का निर्माण होता है। तो ये एक मूल उसका आधार होता है कहानी का। उसका कथानक किस प्रकार का होगा, उसका विकास वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेखक कोई बात पहले कह रहा है और जो बात दूसरी बार कहनी चाहिए उसको अंत में जाकर के कहता है। क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक जिज्ञासा पाठक के हृदय के अंदर कब जागृत होगी, जब वो कहानी को शुरू करता है और शुरू करने के बाद में कहानी धीरे धीरे गति पकड़ती है। और गति कब पकड़ेगी, जब उस कहानी में क्रमबद्धता नियत होगी। तो कहानी में क्रमबद्धता, वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। मौलिकता और नवीनता उस कहानी के अंदर मौजूद होनी चाहिए, कथा वस्तु के अंदर मौजूद होनी चाहिए। मौलिकता, कुछ ऐसा गुण उसके अंदर समाहित होना चाहिए जिसको लेखक उठा तो रहा है अपनी कहानी के अंदर उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ नवीन होना चाहिए जिससे पाठक के मन में रुचि जागृत हो सके, उस चीज को पढ़ने की ललक, जिज्ञासा वो जागृत कर सके अपने आप के अंदर।
कथानक तिलस्मी और काल्पनिक नहीं होकर यथार्थ की जमीन से जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए कि ऐतिहासिक कहानी लेखक लिखना चाह रहा है और ऐतिहासिक कहानी में किसानों की दुर्दशा का वर्णन वो कर रहा है, तो उसे उस समय की परिस्थितियां और उस परिस्थितियों में किसान के जीवन की वास्तविकता का चित्रण करना होगा। अगर उसमें काल्पनिकता या तिलस्मी वो डाल देता है तो उसमें रोचकता का जो अंश है वो समाप्त हो जाएगा। कहानी आरंभ, मध्य और अंत, इस सब का सुंदर गठन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरंभ में बहुत सारी बातों का उल्लेख लेखक कर देता है जो पाठक के मन में जिज्ञासा को समाप्त कर देता है। तीनों को इस तरह उसको क्रमबद्ध करना चाहिए कि जितना अंश आप प्रारंभ में कर रहे हो वो जिज्ञासा जागृत रखने के लिए उसका मध्यम भाग को भी सजीव बनाए रखते हो और अंत बड़ी सजगता से करते हो जिससे पाठक उस कहानी के अंत तक पहुंच सके, उसके उद्देश्य तक पहुंच सके। इसके अलावा कथानक में रोचकता, जिज्ञासा का भाव जो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं वो रोचकता बनी रहे, जो पाठक उसको पढ़ने की ललक उसके हृदय के अंदर जागृत हो सके। कौतूहलजनक और जिज्ञासावर्धक कथानक होना चाहिए जिससे वो कहानी के अंतिम छोर तक पहुंच सके। कथानक इस प्रकार का होना चाहिए कि पाठक के हृदय पर प्रभाव छोड़ सके। कहानी में हम कोई ऐसे विषय को ले लेते हैं जिस विषय के बारे में पाठक जानता नहीं है, न वो जानना चाहता है। मान लीजिए कि पाठक मध्य वर्ग का है, वो उसकी जिज्ञासा होगी कि मध्य वर्ग के किसी पात्र का जो किसी देश काल और परिस्थिति के तहत वो वर्णन कर रहा है उसका उसने सजीव चित्रण किया है तो पाठक के हृदय को छू जाएगा। तो पाठक के मन में प्रभाव जमाने वाला कथानक होना चाहिए। इसके अलावा कथानक की जो 5 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ, विकास, मध्य, चरम सीमा और अंत, बराबर भागों में बटा होना चाहिए। कथानक, क्योंकि कहानी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बहुत सारी समस्याओं को उठाकर लंबे समय तक चलती रहे। 2-3 पन्नों की कहानी, उन 2-3 पन्नों की कहानी के अंदर उसकी क्रमबद्धता, उसको प्रारंभ भी करना है, उसका विकास भी करना है, उसको मध्यता में भी लाना है, उसको चरम सीमा तक पहुंचाना है, उस कहानी का अंत भी करना है। तो ये जो 5 इसके जो अवस्थाएं हैं ये पाठक के लिए बराबर बंटवारा होनी चाहिए लेखक के द्वारा, तभी वो कथानक सुगठित बन पाएगा। तो ये हुआ कहानी का कथानक जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके अगले जो तत्व है पात्र योजना या चरित्र चित्रण, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि कहानी बहुत लंबी नहीं होती, 2-3 पेज की कहानी होती है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर कहानी को पढ़ा जा सकता है। लेखक जब किसी उद्देश्य को लेकर के कहानी लिखता है तो उसका ये दायित्व बनता है कि उसे उस उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए वो शुरू से अंत तक पाठक को बांधे रखे। और इसके लिए पात्रों का जो चयन है वो सजीव और वास्तविक होना चाहिए। ऐसा लगे कि पाठक जब उस कहानी को पढ़ता है तो उसके सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाए और उस दृश्य से उसे ऐसा लगे कि मैं जो पठन कर रहा हूं, जो पढ़ रहा हूं, उसको बंद आंखों से मैं देख भी रहा हूं। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। यह उपन्यास नहीं है जिसमें अनगिनत पात्र डाल दिए और उनका सबका विकास कर दिया। 2-3 पन्नों की मात्र 15 से 20 मिनट में पढ़ने वाली वो कहानी, उसमें पात्र मुश्किल से 2 या 3 पात्र समा सकते हैं और उन पात्रों का विकास भी करना होता है लेखक को। इसलिए पात्रों की संख्या सीमित रखते हुए और
कहानी के अंदर एक मुख्य पात्र होता है और कुछ एक या दो सहायक पात्र होते हैं, लेकिन मुख्य पात्र का विकास तो लेखक करता ही करता है, लेकिन उसके जो अन्य पात्र हैं उनके चरित्रों का विकास भी उसे करना होता है, और वो अन्य जो चरित्र हैं वो मुख्य पात्र के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी उसके चरित्र हैं, 2 या 3 जो भी चरित्र हैं, उन चरित्रों के विकास में भी समग्र योगदान होना चाहिए। मुख्य पात्र के साथ साथ सहायक पात्रों की भावनाओं की कदर करना भी लेखक का दायित्व बनता है, उनके बारे में बताना भी लेखक का दायित्व बनता है। इसके अलावा जैसा ही मैंने बताया कि सभी पात्रों की भावनाओं की कदर, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति करना लेखक का दायित्व है, तभी वो कहानी समग्र रूप में पहुंच पाएगी। पात्रों के चयन कल्पना के धरातल पर नहीं होकर कहानी की यथास्थिति अनुसार होना चाहिए। चाहे कहानी ऐतिहासिक हो, चाहे सामाजिक हो, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के हुई, या कोई भ्रष्टाचार को लेकर के कहानी की रचना की गई हो, लेकिन लेखक को चाहिए कि पात्रों का चयन इस प्रकार करे जो समसामयिक होने के साथ साथ उस समय के जिस वातावरण को लेकर के कहानी की रचना की जा रही है उसको पूरी तरह से उजागर कर सके। तो ये इस तरह पात्रों का चयन लेखक के द्वारा किया जाना चाहिए। पात्रों की भूमिका के आधार पर पात्रों का 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो मुख्य पात्र होता है, एक सहायक पात्र होते हैं, और एक खलनायक होता है, विरोधी पात्र। इन तीनों पात्रों, क्योंकि कहानी जो होती है, कहानी में अच्छाई और बुराई दोनों को दिखाना होगा, तो मुख्य पात्र का वर्णन आप कर रहे हो, उस मुख्य पात्र के वर्णन के साथ साथ सहायक पात्र उसके अंदर जुड़ जाएंगे, लेकिन जो विरोधी पात्र हैं उनका भी समग्र विकास करना लेखक के लिए अनिवार्य हो जाता है। पात्रों का चयन की चिंतन जो प्रणाली है, जो कहानी का जो चिंतन जो रूप है, जिस प्रकार की कहानी का लेखक वर्णन करना चाहता है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो कहानी आदर्शात्मक हो सकती है, यथार्थवादी हो सकती है, व्यक्तिवादी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, प्रतीकात्मक हो सकती है, ऐतिहासिक या पौराणिक आदि हो सकती है। लेकिन जैसी भी चिंतन प्रणाली लेखक अपनी कहानी में डालना चाहता है, पात्रों का चयन भी उसी के आधार पर होना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार होना चाहिए, उसी वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। पात्र योजना के अंदर जो गुण होते हैं पात्रों के, जिनमें अनुकूलता, मौलिकता, स्वाभाविकता, सजीवता, यथार्थता, सहृदयता तथा अंतर्द्वंदात्मकता, ये पात्रों के गुण होते हैं जो उस समय और परिस्थिति और कहानी के परिप्रेक्ष्य में उसके विवेक पर निर्भर करती है कि वो लेखक पात्र योजना में उसके किन गुणों को ढालना चाहता है। तो इनमें से कोई न कोई गुण लेखक के द्वारा अपने पात्रों में डालने होंगे, तभी वो पात्र जिनके मुख से वो कहलवाना चाहता है उस कहानी के अनुरूप अपनी बात को कह पाएंगे। तो इस प्रकार पात्र और उनका चरित्र चित्रण, जिनकी विशेषताएं मैंने बताई, कहानी को पूर्ण करने में पूर्ण सजगता के साथ में लेखक को चाहिए कि उनकी पूर्ण आवश्यकताएं, न पात्र ज़्यादा हो ना कम, कहानी के अनुसार पात्रों का चयन करे और उनको उनकी मौलिकता बनाए हुए उनके अंदर वो गुण डाले जो कहानी चाहती है। अगला इसका जो तत्व है कथोपकथन या संवाद। संवाद एक तरह से माने कि कहानी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वैसे तो कहानी एक ऐसी विधा है जो वर्णनात्मक भी हो सकती है, जिनमें संवाद अगर नहीं भी हो तो कहानी पूर्ण हो जाती है, लेकिन अगर संवाद कहानी के अंदर डाल दिए तो कहानी में 4 चांद लग जाते हैं। पाठक बोर महसूस नहीं करता जब उनके संवादों को वो सुनता है, पढ़ता है। वो संवाद कहानी में गति प्रदान करने का काम करते हैं, पात्रों के चरित्र चित्रण को उजागर करने का काम करते हैं और कहानी की गतिशीलता में बढ़ाने में स्वाभाविकता का काम करते हैं। इसके अलावा जो पात्रों के मुख से कहलवाए गए जो संक्षिप्त जो छोटे छोटे संवाद हैं, वो लेखक जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहानी की रचना करता है उस उद्देश्य तक पहुंचाने का काम भी संवाद करते हैं।
तो संवाद के अंदर जो कहानी में गुण होने चाहिए, पात्र, परिस्थिति और घटना के अनुसार संवाद होने चाहिए। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत बड़े संवाद कहानी में नहीं होने चाहिए। संक्षिप्त संवाद होने चाहिए और संवाद व्यंग्यपूर्ण भाषा में होने चाहिए। कथानक को गतिशीलता प्रदान करने का काम संवाद करते हैं। चरित्रों को उभारने का काम संवाद करते हैं। और संवादों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि पाठक लेखक के द्वारा कहलवाए गए शब्द अपने पात्रों के मुख से उसको साधारण रूप से समझ सके, उनकी स्पष्ट बात को समझ सके। और संवाद इस प्रकार के होने चाहिए जिससे पाठक के हृदय के अंदर कौतूहलता और जिज्ञासा उत्पन्न हो सके, और उस जिज्ञासा को बना करके अपने आप को महसूस करके उस जिज्ञासा के द्वारा कहानी के अंतिम छोर तक पहुंच सके। तो इस प्रकार के संवादों का गठन लेखक के द्वारा अपनी कहानी में किया जाना चाहिए। अगला जो इसका तत्व है, देश काल या वातावरण। ये कहानी के लिए बहुत जरूरी होता है कि कहानी जिस परिवेश में लिखी जाती है उस परिवेश, उस वातावरण के अनुसार कहानी के शब्द चयन, वातावरण, उसकी वेशभूषा पात्रों की, वो सारा का सारा उसके अंदर होना चाहिए। तभी पाठक ये महसूस करता है जिस कहानी को पढ़ता है उस वातावरण में पहुंचने के लिए। जब वह उस तरह की परिस्थितियां उसके सामने आती है तभी वो अच्छे से उन परिस्थितियों को समझ पाएगा। उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटना घटित हो रही हो और जिसमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हो। मैंने बताया कि अगर मध्यम वर्गीय किसी किसान का वर्णन लेखक करना चाहता है तो किस प्रकार का उसका घर है, किस प्रकार उसकी वेशभूषा है, किस प्रकार का उसका चाल चलन है, किस प्रकार का उसका रहन सहन है, किस प्रकार की उसकी बोली भाषा है और किस प्रकार का वो परिवेश है, किस प्रकार का उसका समाज है। तो ये जो वातावरण है, जिस वातावरण में कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं, उस वातावरण, उस परिदृश्य को बताना लेखक का दायित्व हो जाता है उस कहानी की संपूर्णता के लिए। वातावरण ऐसा होना चाहिए जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित और उद्दीप्त कर सके। वातावरण ऐसा होना चाहिए जो हमारी सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति को परितप्त कर सके। और वातावरण ऐसा होना चाहिए जो हमारी सच्ची सहानुभूति की वृत्ति को जागृत कर सके। कहानी के जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है लेखक और पाठक उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है, लेखक को चाहिए कि वो उस तरह के शब्दों का चयन करे, उस तरह के वातावरण उस कहानी के अंदर डाले कि पाठक उसको महसूस करे, अपने हृदय से महसूस करे। और उस पाठक की जो सहानुभूति है उस पात्र के प्रति, जिस पात्र के मुख से कोई संवाद कहलवाया जा रहा है या उद्देश्य की पूर्ति लेखक के द्वारा की जा रही है, पाठक खुद महसूस करे और महसूस करके उसके प्रति सहानुभूति जागृत करे। तो इस प्रकार का वातावरण अगर लेखक पैदा करता है तो निश्चित रूप से वो कहानी सफल कहानी की श्रेणी में मानी जाएगी। अब इसका जो 7वां तत्व है, भाषा शैली। भाषा शैली निर्भर करती है कि पाठक उस कहानी को पढ़ने में कितनी रुचि रखता है। कहानी की प्रस्तुति इस प्रकार होनी चाहिए कि उसका प्रभाव पाठक के ऊपर पूर्ण रूप से पड़े। और ये कब पड़ेगा? जब शब्द चयन और बोल चाल की भाषा इस प्रकार की होगी जो पाठक के हृदय के आसपास होगी। पाठक उन सारी बातों को समझ सके जिन चीजों को वो पढ़ रहा है, जिस कहानी को पढ़ रहा है, जिस परिवेश के वर्णन को देख रहा है, जिसको महसूस करने की कोशिश कर रहा है। वो कब महसूस करेगा? जब
उस कहानी की भाषा और शैली उसके अंतर मन के भावों को जगाने की क्षमता रखती हो। तो कहानी की प्रस्तुति इस प्रकार होनी चाहिए जो पाठक के मन को प्रभावित कर सके। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। पाठक के ऊपर प्रभाव जमाने वाली होनी चाहिए, जिसमें अलंकारिकता होनी चाहिए और दृश्य और परिदृश्य को इस तरह उजागर करे कि चित्रात्मकता के रूप में पाठक के मस्तिष्क के अंदर एक चित्र बनकर के रह जाए उस परिदृश्य का। जिस परिदृश्य के बारे में वो पढ़ रहा है तो चित्रात्मकता उन शब्दों के अंदर होनी चाहिए, उस बोलचाल की, उस भाषा शैली के अंदर होनी चाहिए। भाषा कृत्रिम न होकर के सहज रूप होना चाहिए, जिसे पाठक अच्छे से समझ सके, अपनी सहानुभूति को प्रकट कर सके। शैली इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें सजीवता हो, रोचकता हो, संकेतात्मकता हो और पाठक के ऊपर प्रभाव जमाने की क्षमता हो। कहानियां अनेकों शैली में लिखी जाती हैं, जिन शैलियों में वर्णन शैली है, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, ऐतिहासिक शैली, नाटकीय शैली, स्वपन शैली, संस्मरणात्मक शैली, रिपोर्टाज शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, ऐसी अनेक प्रकार की शैलियां हैं। लेखक को चाहिए कि वो चाहे किसी भी शैली में कहानी की रचना करे, लेकिन कहानी की भाषा और बोलचाल इस तरह होनी चाहिए कि पाठक के हृदय अंतर्मन में जाकर के बस जाए और पाठक ये सोचने और समझने पे मजबूर हो जाए कि वाह, क्या परिस्थिति लेखक के द्वारा उत्पन्न की है। सहानुभूति प्रकट हो जाए उसकी, उस चीज को समझने की क्षमता, उसका मन मस्तिष्क जागृत हो जाए और पूर्ण तरह से अपने आप के, अपने मनोभावों को लेकर के वो उस कहानी में बह जाए। ऐसी क्षमता होनी चाहिए उसकी भाषा और शैली के अंदर। अब इसका अंतिम जो तत्व है, उद्देश्य। लेखक जब कोई कहानी की रचना करता है तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। कहानी एक बहुत बड़ी विधा नहीं होती है जिसके अंदर संपूर्ण जीवन का परिदृश्य सामने ला सके लेखक। किसी मनुष्य के किसी एक भाव, एक गुण और एक तत्व को वो उजागर करने की कोशिश करता है और उस कहानी में उस तत्व को लेकर के पूर्ण उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करता है लेखक। कहानी उपदेश नहीं देती, वह मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करती है। कहानी का उद्देश्य पाठकों के मनोरंजन से लेकर गंभीर समस्या का निरूपण तक हो सकता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजक, उपदेशात्मक, हास्योत्पादन, आदर्श स्थापना, यथार्थ चित्रण, सुधार भावना, समस्या चित्रण, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक कारण हो सकते हैं जो लेखक अपनी कहानी के अंदर प्रदर्शित करना चाहता है। कोई भी एक कारण इसके अंदर हो सकता है जिसको वो बताना चाहता है। लेखक को चाहिए कि अपने उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए कहानी का प्रारंभ, कहानी का विकास, कहानी का मध्य, कहानी की चरम सीमा और कहानी का अंत पूरा समग्र रूप से एक निश्चित भागों में बांट करके करे, जिससे पाठक के हृदय में जिज्ञासा जागृत हो। शब्द चयन इस प्रकार करे जिसके कारण उसके मन में एक उत्साह का भाव जागृत हो, एक जिज्ञासा का भाव जागृत हो। तो इस प्रकार जो कहानी के तत्व मैंने आपको बताए, समझाने का मैंने जो प्रयास किया है, ये संपूर्ण तत्व उस कहानी की पूर्णता को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।